वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में करने जा रही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 फुल रिवाइज कर लेगी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो ये 2008 तो में तो लगता है हमें बना था, लेकिन इसका जो सबसे पहले नोटिफाई था वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 9 जनवरी 2007 को किया था। ठीक है, और पार्लियामेंट में इसका बिल पास हो गया था 12 दिसंबर 2008 को। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। सो इस एक्ट में प्रोविज़न लिखे फॉर द फॉर्मेशन एंड द रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। 81 सेक्शन और 4 शेड्यूल है। तो 4 शेड्यूल में पहले शेड्यूल में बता रखा है कि जैसे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ना, जैसे कि हर एक पार्टनरशिप का एग्रीमेंट होता है, डीड होती है, पार्टनरशिप डीड होती है। वैसे ही अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप डीड ना हो, एग्रीमेंट ना हो, तो क्या म्यूचुअल राइट्स होगी बिटवीन द पार्टनर्स एंड द LLP। तो ये बताया फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड, थर्ड और फोर्थ शेड्यूल में कन्वर्जन की बात बताई है सिर्फ। और कन्वर्जन कैसे बताया कि सेकंड शेड्यूल में बताया कि कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू LLP। फर्म यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है। और थर्ड शेड्यूल में बताया है कि कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू द LLP। और उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में बताया कि कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू द LLP। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है LLP में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ये बात याद रख लेना। उसके बाद ये सारा इग्नोर करो। उसके बाद नीड क्या है, जो LLP की नीड है। देखो, एक होता था, सबसे पहले होता थी कंपनी और एक होती थी पार्टनरशिप। कंपनी में तो दोनों को, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा अलग अलग थे। तो दोनों को एक हाइब्रिड फॉर्म बना दी, दोनों की अल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल बना दिया, जिसे बोलते हैं LLP में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है पार्टनरशिप की। और जो लिमिटेड लायबिलिटी है और जो वेंचर कैपिटल रेज करने का सिस्टम है कंपनी से, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, वो लिया गया है। तो एक तरह से हाइब्रिड मिक्सचर है, हाइब्रिड बिटवीन द कंपनी एंड द पार्टनरशिप। इसलिए ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, यहाँ से आज तक कोई क्वेश्चन तो आया है नहीं। उसके बाद देख लेते हैं मीनिंग। यहाँ पर मीनिंग में अगर आपको पेपर में मीनिंग आए तो आपको पता है क्या लिखना है, आपको सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग लिखना है। लेकिन यहाँ सेक्शन 3 लिखा नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूँ सेक्शन 3 में क्या क्या है। सेक्शन 3 में है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। एक सेकंड मैं बताता हूँ। अगर आपको कोई पूछे कि मीनिंग ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, तो ये वाला लिखना। ये डेफिनेशन यहाँ इसमें 3 पॉइंट्स लिखे जाएगी। सबसे पहला पॉइंट आएगा, लिमिटेड लायबिलिटी इज़ अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट मतलब लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट and is a legal entity separate from that of its partner। ठीक है, जैसे कि पार्टनरशिप जो है उसको वो सेपरेट एंटिटी नहीं है, कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। लेकिन ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है सेपरेट लीगल एंटिटी है, लाइक कंपनी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखना है कि लिमिटेड लायबिलिटी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन। और एनी चेंज, थर्ड पॉइंट आएगा, एनी चेंज इन द पार्टनर will not affect the agreement of limited liability partnership। तो ये 3 पॉइंट आएगा। ये सेक्शन 3 है, मैं आपको आगे भी बता दूंगा कहाँ पर आएगा। तो समझ लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि लिमिटेड लायबिलिटी जो है एक लीगल बिजनेस है, सबसे पहली बात तो। और जिसमें इसमें पार्टनरशिप से क्या अलग बात है कि पार्टनरशिप से अलग बात ये है कि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है ना। तो ये अल्टरनेट कॉर्पोरेट व्हीकल है जो बेनिफिट देता है लिमिटेड लायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों के बेनिफिट देता है ये लिमिटेड लायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो LLP जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी बता दिया मैंने आपको। और ये अपने पार्टनर से बिल्कुल अलग है और परपेचुअल सक्सेशन होता है। पार्टनर में डाई कम गो, LLP भी कंटिन्यू टू एक्सिस्ट। ठीक है, उसके बाद ये बता रखा है यहाँ पर तो कि बेनिफिट मिलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी को कंपनी एंड लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कंपनी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ, तो हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ये है।
ठीक है। उसके बाद कुछ डेफिनेशन दे रखी है। तो ये वाली डेफिनेशन एक तो इम्पोर्टेंट है बॉडी कॉर्पोरेट की। इट मीन्स अ कंपनी डिफाइंड इन द सेक्शन 3 ऑफ द कंपनी एक्ट 1956। तो बॉडी कॉर्पोरेट में क्या आती है? 4 चीज़ें आती है। एक तो सबसे पहले कंपनी ही आती है। कंपनी कौन सी कंपनी? जो बॉडी एक्ट ये कंपनी एक्ट में है। तो कंपनी एक्ट यहाँ पर 1956 लिखा है, जो कि अब 2013 हो चुका है। इसके साथ साथ बॉडी कॉर्पोरेट में आती है LLP, जो रजिस्टर है इंडिया में, जो रजिस्टर है आउटसाइड, और कंपनी में जो रजिस्टर है इनसाइड और जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड। तो कंपनी और LLP ही बॉडी कॉर्पोरेट होती है। अब इट डज नॉट इंक्लूड कॉर्पोरेट सोल। कॉर्पोरेट सोल मतलब सोल प्रोप्राइटर, जो अकेला बंदा कंपनी चला देता है, उसको कंपनी उसे बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहती। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो किसी भी लॉ के अंडर बनी हो, उसे भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहते। उसके बाद कोई भी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो बनी है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कोई भी नोटिफिकेशन देकर, वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा। सिर्फ LLP और कंपनी ही बॉडी कॉर्पोरेट होगी। ठीक है। उसके बाद ये भी डेफिनेशन एक इम्पोर्टेंट है डेजिग्नेटेड पार्टनर की। डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या है कि वैसे मैं आपको बताता हूँ, डेजिग्नेटेड पार्टनर वो होता है, एक नॉर्मल पार्टनर होता है LLP का, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। दोनों सेम भी हो सकते हैं, मतलब एक बंदा दोनों हो सकता है। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर वो होता है जो सारा कुछ मैनेज करे। ओके। सो यहाँ पर लिख रखा है डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज सच परसुएंट टू सेक्शन 7। परसुएंट मतलब इन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7। अब सेक्शन 7 भी पढ़ा दूंगा आगे आएगा ये था सेक्शन 7। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर तो वही होता है। उसके बाद ये पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रखी मेरे हिसाब से, तो या फिर सेक्शन 3 में जो है उसमें ज़्यादा डेफिनेशन लिख रखी है। तो देखिए फुल डेफिनेशन ये है। अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज़ a partnership formed and registered under this act and is a legal entity separate from that of its partner. The limited liability partnership shall have a perpetual succession. Any change in the partner of the LLP shall not affect the right, existence and the liability of LLP. सेक्शन 3 अगर पूछ रहा है तो लिमिटेड लायबिलिटी की डेफिनेशन तो सेक्शन 3 में लिखी है डेफिनेशन, वहीं से रेफर करना। ये 3 पॉइंट ही लिखे जाएंगे। उसके बाद एग्रीमेंट की इम्पोर्टेंट है। सिंपल सा, इट मीन्स अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर ऑफ LLP एंड बिटवीन द LLP एंड इट्स पार्टनर, मतलब कि पार्टनर टू पार्टनर के बीच में और LLP टू पार्टनर के बीच में। यहाँ पर LLP एक लीगल एग्जिस्टेंस है, अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो जो LLP और पार्टनर्स के बीच में डिटरमाइन करेगा उनकी म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज़, और अगर नहीं करेगा तो शेड्यूल 1 करेगा। हमने पहले भी पढ़ रखा है, आगे भी पढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं सेक्शन 4, 5, 6, 7। अब 4 में लिखा है कि अगर एज सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट बी अप्लाई टू LLP। इंडियन पार्टनरशिप का बिल्कुल अलग है LLP से, और उसकी कोई भी प्रोविज़न LLP पे अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद ये 5th और 7th साथ में पढ़ लेते हैं। अब ये बताता है कि LLP में कितने पार्टनर की क्या नीड है और मतलब कि पार्टनर कितने होने चाहिए, क्या लिमिटेशन है। तो मैं बताता हूँ। पहले डेजिग्नेटेड पार्टनर को बताता हूँ। डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पर सेक्शन 7 पूरा नहीं लिख रखा। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर मैंने आपको बताया ना कि जो पार्टनर सारा कुछ मैनेज करता है वो डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। तो LLP हैव एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, मतलब 2 पार्टनर होने चाहिए जो डेजिग्नेटेड है और इंडिविजुअली होने चाहिए। लेकिन जो पार्टनर है जो लिमिटेड, चलिए मैं आपको बताता हूँ। डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है 2 होने चाहिए मिनिमम टू मिनिमम, मैक्सिमम जितने मर्जी हो सकते हैं। इंडिविजुअली ही हो सकते हैं, और उसमें से एक रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब रेजिडेंट ऑफ इंडिया की क्या डेफिनेशन है? जो इंडिया में स्टे करे मोर देन 182 डेज़, 82 डेज़ और मोर देन 182 डेज़ के लिए इन 1 ईयर,
प्रीवियस ईयर में जो 182 डेज और उससे ज़्यादा स्टे करे उसे रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। अब इफ़ LLP, अगर LLP में बॉडी सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स है या एक इंडिविजुअल है और बाकी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो जो नॉमिनी है ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट में मैंने बताया ना आपको, कंपनी और LLP हो सकती है। तो जो नॉमिनी है LLP और कंपनी का शेल एक्ट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है ना, मतलब इंडिविजुअल ही होना चाहिए। ठीक है, पार्टनर में अब ये बता रहे कि पार्टनर कौन कौन हो सकता है। एनी भी इंडिविजुअल भी हो सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है पार्टनर। अनटिल अनलेस वो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई ना कर रहा हो, या तो वो अनसाउंड माइंड का ना हो, क्योंकि सेन होना चाहिए उसके ऊपर, इनसेन नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। उसके बाद डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए वो, या फिर उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए कि वो इंसॉल्वेंट है। ये 3 कंडीशन अगर नहीं है तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी इंडिविजुअल पार्टनर हो सकता है। उसके बाद यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रखे हैं, ये मैं ऐसे बता देता हूँ आपको कि बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ ये यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट, यहाँ पर अगर पूछना LLP बॉडी कॉर्पोरेट क्यों है, तो यही आएगा कि डेफिनेशन आ जाएगी LLP एज ए बॉडी कॉर्पोरेट की, जो कि कहाँ पर गिवन है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, जो कि सेक्शन 5 में गिवन है, सेक्शन 5 ऑफ LLP एक्ट में गिवन है बॉडी कॉर्पोरेट की LLP एज ए बॉडी कॉर्पोरेट कैसे है। ठीक है ना, यहाँ पर अच्छे से नहीं लिख रखा। ठीक है, पढ़वाऊँ सेक्शन 5 क्या रहता है। ये एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी द पार्टनर, ओ एक मिनट, सेक्शन 5 नहीं है, सॉरी। सेक्शन 2D है, सॉरी। सेक्शन 2D में जो हमने पहले देख रखा था, उसमें सेक्शन बॉडी कॉर्पोरेट डिफाइन कर रखा है और उसमें LLP आती है। परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कि पूरी जो LLP है वो कंटिन्यू एग्जिस्ट करती रहेगी। LLP की डेफिनेशन में ही हमने ये 3rd पॉइंट देख लिया था कि एग्जिस्ट करती रहेगी, कोई भी चेंज आए पार्टनरशिप में या पार्टनर में। ठीक है, उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी है। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी जो है, ये पार्टनरशिप का प्रैक्टिस्टिक्स है, ये LLP में नहीं होता, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए कोई भी लायबल नहीं है। उसके बाद LLP एग्रीमेंट होता है। उसके बाद आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। उसके बाद कॉमन सील हो सकती है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी होती है। उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस जो है, मैंने आपको बताया, डेजिग्नेटेड पार्टनर करती है। उसके बाद मिनिमम जो है 2 हो सकते हैं, 2 होनी चाहिए, और मैक्सिमम अनलिमिटेड हो सकती है। और ये बता दूं मैं कि अगर किसी भी टाइम, ये सेक्शन 6 में कह रखा है कि एट एनी टाइम द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ LLP रिड्यूस बिलो 2, क्योंकि 2 से कम हो गई, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, और LLP 6 महीने से ज़्यादा काम करते रहे, उसी रिड्यूस पर्सन जो है वो 6 महीने से ज़्यादा काम करता रहे, तो जो पर्सन जो ओनली पार्टनर है वो पूरी तरह से लाइबल होगा पर्सनली फॉर द ऑब्लिगेशन ऑफ LLP इनकर्ड। ओके, 6 महीने बाद। उसके बाद बिजनेस फॉर द प्रॉफिट ओनली, और आगे हम पढ़ेंगे LLP जब इनकॉर्पोरेटेड होती है तो जो सब्सक्राइबर्स है उनका इंटेंट ही सिर्फ यही होता है कि प्रॉफिट के लिए, किसी भी सोशल वर्क के लिए LLP इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकती। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन,
एक सेकंड में पढ़ लूँ यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स है कि इन्वेस्टिगेट कर सके वो। उसके बाद है अरेंजमेंट एंड कंपोजमेंट। उसके बाद कंपोज और अरेंजमेंट है। कंपोज और अरेंजमेंट क्या होता है कि एलएलपी जो है वो मर्ज भी की जा सकती है और अमलगेट भी की जा सकती है, मतलब मर्ज की जा सकती है। इस पॉइंट के अकॉर्डिंग एलएलपी जो है वो मर्ज की जा सकती है दूसरी कंपनीज या दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट के साथ, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ एलएलपी हमने देखा शेड्यूल 2, 3, 4 में फर्म, प्राइवेट कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जो है एलएलपी में कन्वर्ट की जा सकती है। ई फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट हम देखेंगे आगे। उसके बाद फॉरेन एलएलपी, जो फॉरेन एलएलपी वो होती है, यहाँ पर डेफिनेशन में देख लो, जो इनकॉर्पोरेटेड होती है आउटसाइड इंडिया, ठीक है। और ये भी पार्ट हो सकती है एलएलपी का, ये भी पार्टनर हो सकती है एलएलपी का, ठीक है। उसके बाद ये एडवांटेजेस तो देख लो, ऑर्गेनाइज करना इजी है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद इजी टू फॉर्म है, ऑल पार्टनर हैव लिमिटेड लायबिलिटी, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर, इजी टू डिसॉल्व, एग्रीमेंट के बेस पे बनाई जाती है, ठीक है। अब आता है इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस ऑफ एलएलपी। ये सेक्शन 11 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको एज इट इज़ रखना पड़ेगा। तो मैं आपको वैसे बताता हूँ एलएलपी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। सबसे पहले एक जो प्रमोटर होता है एलएलपी का, जो फाउंडर होता है, वो एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनवाता है और फिर वो जाता है सीए, एडवोकेट या कॉस्ट अकाउंटेंट या सीएस के पास। तो वो एक स्टेटमेंट बताता है और ये दोनों फिर जाते हैं या फिर दोनों में से जो फाउंडर होता है वो जाता है रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट के पास, वो अपना प्रोसेस करता है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बता रखी है सेक्शन 11 के अंदर, और ये जो प्रोसेस करता है ये बता रखी है सेक्शन 12 के अंदर। तो चलिए देखते हैं। तो अब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के बारे में बता रखा है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन के वक्त। उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, 2 or more person associated for carrying of lawful business with the view of profit shall subscribe their name to the incorporation document। अब होता क्या है, ये जो प्रमोटर जो मैं कह रहा हूँ ये असल में 2 or more person होते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन को डॉक्यूमेंट को बनाने वाले जो प्रमोटर होते हैं, जो सबसे पहले सब्सक्राइबर्स होते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के, वो 2 और मोर पर्सन होने चाहिए और लॉफुल बिजनेस के बनाने के लिए वो एक साथ आनी चाहिए और प्रॉफिट गेन करने के लिए होना चाहिए, किसी सोशल वर्क के लिए नहीं होना चाहिए। वो सब्सक्राइब करते हैं देयर नेम्स इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। उसके बाद जो सबसेक्शन 2 है इसी सेक्शन का, ये क्लोज बी है, इसमें बता रखा है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो फिल होएगा वो इन द मैनर एंड द विच सच एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट। क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट जो है वो बताएगा कि किस तरह इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाना है और कितनी फ़ीस लगेगी इनकॉर्पोरेट करने की, ओके। उसके बाद स्टेटमेंट टू बी फिल्ड। अब यहाँ पर आ जाती है ये जो सेक्शन सबसेक्शन 1 का क्लोज 3 है, वो बताता है स्टेटमेंट के बारे में। There should be filled along with the incorporation document a statement in a prescribed form। ओके, ये समझ आ गया कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट के साथ एक फिल होगी एक स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म मेड बाय ईदर एन एडवोकेट, सीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, ओके, एंड एनी वन हु सब्सक्राइब देयर नेम इन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। ये जो 2 पर्सन हैं, दो या दो से ज़्यादा, इनमें से कोई भी एक अपने साइन करेगा उस इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को। अब देखो इनकॉर्पोरेशन क्या बताएगा। इनकॉर्पोरेशन जो स्टेटमेंट है वो बताएगी दैट ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंदर हैव बीन कंप्लाइड विद इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड द मैटर प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंट। मतलब कि ये गवाही देगा कि जो भी ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है ये सच है और एक तरह से गीता के हाथ के ऊपर हाथ रख कर क्या है कि जो है सच है, सच के सिवा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट है। अब आप सोचोगे ये स्टेटमेंट तो
सीए ने बतानी है तो किसी भी सीए को पैसे खिलाकर हो सकता है। तो यहाँ पर ये बता रखा है पनिशमेंट क्या है, तो सुनो। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वो क्या क्या स्टेट करना चाहिए वो बता रखा है। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फॉर्म्ड एज में प्रिस्क्राइब्ड। सबसे पहले तो जो रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट है वो बताएगी कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में प्रिस्क्राइब किया, किस फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, क्या किस फॉर्म में उसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए, और वो क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। वो क्या क्या बताना चाहिए इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट? नेम ऑफ द एलएलपी, प्रपोज्ड बिजनेस ऑफ एलएलपी, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर ऑफिस, उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसके बाद ऑल सच अदर इंफॉर्मेशन जो कंसर्न है फॉर द पर्पस ऑफ एलएलपी। उसके बाद जो क्लॉज 3 है, जो सब सेक्शन 3 है सेक्शन 11 का, वो बताता है कि अगर सीए या सीएस जो है जिसने भी स्टेटमेंट बनाई है, अगर वो झूठी निकली, अगर उसको पता है कि वो फॉल्स है, और वो या तो वो बिलीव नहीं करता कि ये ट्रू है, तो फिर उसको क्या सज़ा हो सकती है? पनिशमेंट मिल सकती है ऑफ द टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है, और फाइन लग सकता है। और फाइन जो है मिनिमम 10,000 तक का तो लगेगा ही, और एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख तक का। ओके। उसके बाद है इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन। अब ये सेक्शन 11 ने तो बता दिया कि डॉक्यूमेंट बनाना है और स्टेटमेंट बनानी है। अभी जो दोनों ये जो स्टेट के पास जाएंगे तो वो वाला प्रोसेस लिखा है सेक्शन नंबर 12 में। When the requirement imposed by the clause B and C of subsection 1 of the section, ये कह रही है कि जो सबसेक्शन 1 है इसका जो क्लोज बी और सी है जिसमें बता रखा है कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म में बनाना चाहिए और स्टेटमेंट बनानी चाहिए, अगर वो कंप्लीट हो चुकी है, हैव बीन कंप्लाइड विद, द रजिस्ट्रार जो बंदा बैठा है वहाँ पर रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट में, वो रख लेगा रिटेन द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। अब एक मिनट, इस लाइन को ज़रा मैं बताता हूँ इस लाइन को क्या है। और विद इन पीरियड ऑफ 14 डेज़ के अंदर अंदर वो सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेगा अपने कंप्यूटर में, और सर्टिफिकेट दे देगा एलएलपी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है बाय द नेम स्पेसिफाइड देयर। अब ये कह रहे हैं अनलेस द रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय द क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1, यहाँ पर लिखा नहीं है सबसेक्शन 1, हैज़ बीन कंप्लाइड विद, मतलब कि अनलेस। तो अब ये कैसे पता चलेगा कि 2 और मोर पर्सन हैं जो लॉफुल बिजनेस बना रहे हैं और प्रॉफिट के लिए है? ठीक है, तो ये तो पता नहीं चल सकता ना कि लॉफुल बिजनेस है या प्रॉफिट के लिए। तो इसके लिए जो रजिस्ट्रार है वो जो स्टेटमेंट है उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जो स्टेटमेंट डिलीवर है क्लोज सी में, जो वो एज अ एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय द क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1 हैज़ बीन कंप्लाइड विद। समझ गया क्या? उसके बाद जो ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट है वो एक तो रजिस्टर कर लेगा, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो है वो साइन कर लेगा और ऑफिशियल स्टैंप लगा देगा, और ये सर्टिफिकेट कंक्लूसिव एविडेंस होएगा कि एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड हो चुकी है। ओके, तो ये पूरा था सेक्शन 11 और 12। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको 3-4 बार लिखना चाहिए, मैंने अभी तक लिखा नहीं है। उसके बाद है कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ एलएलपी कैसे, कहाँ, कैसे उसको उसके बाद है रजिस्ट्रेशन ऑफिस ऑफ एलएलपी। तो हर एक एलएलपी के पास एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस होना चाहिए जहाँ पर सारे के सारे कम्युनिकेशन और नोटिस डिलीवर किए जा सके। ठीक है। अ डॉक्यूमेंट में बी सर्व्ड ऑन एन एलएलपी और पार्टनर बाय पोस्ट सर्टिफाइड। जो डॉक्यूमेंट है वो जो एलएलपी या किसी भी डेजिग्नेटेड पार्टनर को सेंड किया जाना चाहिए बाय द सर्टिफाइड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या अदर एनी अदर मैनर में। तो वो
रजिस्ट्रार ऑफिस में और एनी अदर, तो मतलब किसी कोई भी अगर एलएलपी या किसी भी पार्टनर को कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना है तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजी जाएगी, और एनी अदर, या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस या कोई भी अदर एड्रेस जो स्पेसिफाई किया है एलएलपी ने फॉर द पर्पस। ओके। उसके बाद अगर जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वो आराम से चेंज कर सकती है एलएलपी, बस चेंज कर ले और एक नोटिस फाइल कर ले रजिस्ट्रार को इन द फॉर्म एंड द मैनर एंड सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज मे prescribe। नोटिस एक सबमिट करना चाहिए। ओके। इफ एलएलपी अगर एलएलपी ने बिना नोटिस दिए अपना ऑफिस चेंज कर लिया तो वो पनिश की जाएगी 2000 से 25,000 तक का फाइन पे। ओके। अब अब आप सोचोगे कि चलो हमने एलएलपी इनकॉर्पोरेट करवा ली, अब क्या होगा, अब क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकती है। तो एलएलपी ये 4 चीज़ें कर सकती है, और इन 4 चीज़ों में वो कुछ भी कर सकती है। मतलब किसी और को सू कर सकती है और कोई उसको सू कर सकता है, एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, ऑन कर सकती है, डेवलप कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजेबल हो, इंटेंजेबल हो। ठीक है। कॉमन सील रख सकती है अगर वो डिसाइड करे। उसके बाद डूइंग एंड सफरिंग सच थिंग सच अदर एक्ट और एंड थिंग्स एज अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स में लॉफुली डू और सफ़र, जो भी दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट्स करते हैं या जो भी सफ़र करते हैं वो चीज़ अब एलएलपी भी कर सकती है। इन शॉर्ट एलएलपी अब एक तरह से बॉडी कॉर्पोरेट है और वो सब कुछ कर सकती है। उसके बाद नेम में बता रखा है कि जो एलएलपी है उसको अपने लास्ट में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या एलएलपी यूज़ करना परमानेंट, जैसे प्राइवेट लिमिटेड को जैसे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसको प्राइवेट लिमिटेड, और जो लिमिटेड जो पब्लिक कंपनी है उसे लिमिटेड यूज़ करना कंपलसरी है, वैसे एलएलपी को एलएलपी यूज़ करना कंपलसरी है। उसके बाद जो नेम है एलएलपी का वो अब उसके रिगार्डिंग भी रूल्स है। रूल्स क्या है, उसके बाद जो नेम है वो रजिस्टर नहीं किया जा सकता, वो इनकॉर्पोरेट उस नाम से इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकती अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मानती है इनडिज़ायरेबल, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नहीं मानती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा आइडेंटिटिकल है या बहुत ज़्यादा रिसेंबल करता है किसी भी एक एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट जो पहले इनकॉर्पोरेट हो चुकी है बॉडी कॉर्पोरेट, उससे बहुत ज़्यादा आइडेंटिटिकल है या उससे रिसेंबल करता है, तो फिर वो नाम नहीं रखा जा सकता। अब रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16 कहते हैं कि हम अपना नाम जो है एलएलपी का वो नाम रिज़र्व कर सकते हैं। ठीक है। A person may apply in the form and the manner and accompanied by the such fee as may prescribe to the registrar of reservation of name set out in the application as the name of the, जो एक एप्लीकेशन बनानी पड़ती है रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑफिस को भेजनी पड़ती है, साथ के साथ इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म, और पैसे भी लगते हैं, और उस एप्लीकेशन में नेम लिखा होना चाहिए, नेम ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी और नेम टू विच एलएलपी प्रपोज्ड टू चेंज इट्स नेम। ओके। अपॉन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन under section 1 on the payment of the prescribed fee the registrar may if he, तो अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में जो बंदा बैठा है अगर वो चेक करेगा कि ये किसी और एलएलपी के नाम से वो तो नहीं खाता, सिमिलर तो नहीं है, या अनडिजायरेबल तो नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत,
तो वो चेक करेगा, और अगर नहीं है तो वो ये रिज़र्व कर लेगा वो नेम 3 मंथ्स के लिए। ठीक है। अब सेक्शन 17 क्या कहता है? अब सेक्शन 17 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन द सेक्शन 15 एंड 16, बल्कि सेक्शन 15 और 16 को हम नहीं मानते। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर वो उसे लगता है कि एलएलपी जो है रजिस्टर है कोई भी अनडिज़ायरेबल नेम से, या बल्कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस में बंदा बैठा उसने गलती कर दी और कोई भी ऐसा नेम दे दिया जो अनडिज़ायरेबल है या किसी और बॉडी कॉर्पोरेट के साथ सिमिलर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे देगी डायरेक्ट सच एलएलपी टू चेंज इट्स नेम, और एलएलपी उसे करना पड़ेगा वो विद इन 3 मंथ्स ऑफ सच डायरेक्शन। ठीक है। और अगर एलएलपी फेल हो जाती है ये गवर्नमेंट की डायरेक्शन मानने की है, तो उसको एलएलपी पनिश किया जाएगा। एलएलपी को 10,000 से नहीं, एलएलपी को पनिश किया जाएगा विद अ फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपये, और एक्सटेंड किया जा सकता है वो 5 लाख तक। और इसके अलावा एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है जिसको ऑर्डर मिला था वो भी उसे भी फाइन लगेगा, और वो भी 10,000 से कम का नहीं होगा, और 1 लाख तक का एक्सटेंड किया जा सकता है। ओके। अब यहाँ बता रखा है स्टेप 2 इनकॉर्पोरेशन। यहाँ ये पूरा ई स्टेप बता रखा है कि सबसे पहले तो हमें नेम रिज़र्व करवाना पड़ता है ई फॉर्म नंबर 1 पे। ठीक है। उसके बाद ई फॉर्म नंबर 2 पे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट हमें देना पड़ता है डेजिग्नेटेड पार्टनर को। उसके बाद एलएलपी एग्रीमेंट जो है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर एलएलपी एग्रीमेंट सबमिट करवाना पड़ता है ई फॉर्म नंबर 3 पे। ठीक है। और यहाँ पर प्रोसेस ख़त्म हो चुका है इनकॉर्पोरेशन का। अब हमें बता रखा है कि एलएलपी और पार्टनर्स का आपस में रिलेशन कैसा है। ओके। तो सेक्शन 22 ये कहता है, सेक्शन 22 बताता है कि कौन कौन पार्टनर बन सकता है एलएलपी में। तो एलएलपी में जो जिन्होंने इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट को साइन किया है वो सबसे पहले पार्टनर बन सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है। उसके बाद कोई भी पर्सन बन सकता है पार्टनर अगर वो एलएलपी के एग्रीमेंट को फॉलो करे। ये बस ये कह रखा है। अब सेक्शन नंबर 23 में क्या कह रखा है? सेक्शन नंबर 23 में कह रखा है कि रिलेशन बिटवीन द पार्टनर एंड एलएलपी कैसा होगा। तो इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि जो म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ है बिटवीन द पार्टनर्स एंड द म्यूचुअल राइट्स बिटवीन द एलएलपी एंड द पार्टनर वो गवर्न होएगी बाय द एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है। और अब मैं जाता हूँ सेक्शन इसी पे के 4 पे। अगर एग्रीमेंट ना हो, तो हमने ये पहले भी पढ़ रखा है कि अगर एग्रीमेंट ना हो तो शेड्यूल फर्स्ट ऑफ एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग वो होगा, लेकिन इस चैप्टर में वो पढ़ाया नहीं जाएगा। ओके। उसके बाद जो एलएलपी एग्रीमेंट है और उसमें कोई भी चेंजेस होएगी तो वो फिल इन द रजिस्ट्रेशन ऑफिस में उसका फॉर्म फिल किया जाना चाहिए। और यहाँ लिमिट नहीं लिखी, लेकिन 30 डेज़ यहाँ पर हमने पढ़ी थी ना, 30 डेज़। ये तो 30 डेज़ के अंदर अंदर एलएलपी या कोई भी चेंजेस हो तो वो रजिस्ट्रार में फिल किया जाना चाहिए इन द फॉर्म एंड द मैनर, और फीस एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है। ये कहता है सेक्शन जो सबसेक्शन 3 है, ये कहता है कि एलएलपी जो इनकॉर्पोरेट होने से पहले अगर कोई भी एग्रीमेंट था पार्टनर्स के बीच में तो वो फॉलो किया जा सकता है अगर सारे के सारे पार्टनर रेक्टिफाई कर दे उस एग्रीमेंट को में इम्पोज ऑब्लिगेशन, मतलब वो फॉलो किया जा सकता है। उसके बाद है कि अब पार्टनर सेक्शन 24 जो है ये पूरा सेक्शन एक, और ये बहुत लंबा और इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 24 और 25 दोनों ही लंबे सेक्शन है। तो कंटिन्यू करते हैं विद सेक्शन नंबर 24।
सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। इसमें मतलब अगर पार्टनर को सीज करना है, पार्टनर को बाहर निकालना है या पार्टनर को रिमूव करना है, सीज मतलब होता है रिमूव, तो अगर पार्टनर को रिमूव करना है तो ये पूरा एक्ट जो है ये पूरा सेक्शन जो है उसी पे बेस है। तो देखते हैं क्या है इस सेक्शन में। इसका सब सेक्शन 1 कहता है अ पर्सन में सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ द एल एल पी in accordance with the agreement with other partner or in the absence of agreement with other partner as cessation of being partner by giving notice in written not less than in 30 days to other partner। तो ये कह रहे हैं कि जो पार्टनर है वो अपने आप को खुद रिमूव कर सकता है, अपने आप को खुद सीज कर सकता है एलएलपी से बाय गिविंग नोटिस। ठीक है ना, ये पूरा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ब्रैकेट में रखो इसको। इसका मतलब है पार्टनर कहाँ पर सीज हो रहा है, किसके अकॉर्डिंग में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, या अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो भी और अगर है उसके अकॉर्डिंग तब भी उसको नोटिस तो देना ही पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, नोटिस इन रिटर्न देना पड़ेगा, नॉट लेस देन 30 डेज टू द पार्टनरशिप टू अदर पार्टनर्स। बल्कि ए बी सी फर्म है, ए बी सी की फर्म है और ए चाहता है कि बाहर निकलना, तो बी और सी को उसको विद इन द 30 डेज ऑफ हिज इंटेंशन, बल्कि उसने एक तारीख को डिसाइड किया कि मैं पार्टनरशिप छोड़ दूंगा, तो 30 तारीख तक उसको नोटिस इन रिटर्न देना पड़ेगा पार्टनर्स को। ठीक है, अब देखो पार्टनर कब रिमूव हो सकता है। अ पार्टनर शेल सीज टू बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी जब उसकी डेथ हो जाए या फर्म डिसोल्यूट हो जाए, फर्म ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, या तो वो अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर हो जाए बाय द कोर्ट, या फिर वो डिक्लेयर हो जाए इंसॉल्वेंट। ये 3 केसेस में पार्टनर सीज हो सकता है। ठीक है, अब सब सेक्शन नंबर 3 कहता है कि जब पार्टनर सीज हो जाता है तो वो स्टिल लाइबल होता है। जो पार्टनर जब सीज हो जाता है उसको कहते हैं फॉर्मल पार्टनर। ठीक है, तो फॉर्मल पार्टनर जो है वो स्टिल लाइबल होता है, वो स्टिल अभी भी पार्टनर जैसा ही होता है जब तक अनटिल अनलेस वो ये 2 कंडीशन कर दे। 2 कंडीशन कौन सी है कि या तो वो जिसके साथ, जैसे फर्म जिसके साथ डील कर रही है उस पर्सन को पता हो कि जो फॉर्मल पार्टनर है वो हैज़ सीज टू बी द पार्टनर ऑफ द फर्म। ठीक है, द पर्सन यहाँ पर है जो बायर या कस्टमर। द पर्सन कस्टमर है हैज़ नोटिस दैट द फॉर्मर पार्टनर, बल्कि ऐसा ना हो कि कस्टमर एक ही रेपुटेशन पे एक सोचे कि ए इस फर्म का पार्टनर है तो अच्छा ही होगी ये फर्म, तो उस पर ना भरोसे पे ना डील करे पार्टनर के साथ। उसको पता हो कि नोटिस हो कि ए पार्टनरशिप के साथ सीज हो चुका है, निकल चुका है, या फिर नोटिस दे दिया जाए ए द्वारा, जो नोटिस है कि ए अब सीज हो चुका है पार्टनर से, वो डिलीवर हो जाए रजिस्ट्रार। अब ये नोटिस कैसा है ये हम आगे पढ़ेंगे अगले सेक्शन में, डिलीवर टू द। ठीक है, ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल हो जाए तो पार्टनर जो है, जो फॉर्मल पार्टनर है, वो एलएलपी का पार्टनर नहीं रहता। ठीक है, अब जो ये सीजेशन है ऑफ पार्टनर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी ऑब्लिगेशंस, सारी ऑब्लिगेशंस हट गया। मतलब अगर ए ने जब वो फर्म में था उससे उस समय कोई कांड कर दिया हो, कुछ गलत काम कर दिया हो, तो उसके लिए वो अभी भी उसकी ऑब्लिगेशन है, वो सीज होने के बाद भी वो रिस्पॉन्सिबल है टू अदर पार्टनर्स। एक मिनट, किसके, टू एलएलपी और अदर पार्टनर और एनी अदर पर्सन, जिस मर्जी के साथ डील कर रखो, अगर उसने इंकर की है वो वाली एक्टिविटी वाइल बीइंग अ पार्टनर, अगर उसने पार्टनर के समय जब वो पार्टनर था तब उसने कुछ गलती कर दी, तो अभी तक वो उसके लिए ऑब्लिगेशन है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 5, ये सब सेक्शन नंबर 5
व्हेन अ पार्टनर ऑफ LLP सीज टू बी द पार्टनर अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द LLP और गवर्नमेंट द फॉर्मर पार्टनर और द पार्टनर इन। हाँ, तो अब ये बता रहे कि फॉर्मर पार्टनर जब छोड़ देता है तो उसको, या अगर अगर फॉर्मर पार्टनर या उसके रिप्रेजेंटेटिव जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल जो हायर है उसका, जो उसके बिहाफ पे उसका शेयर लेगा, अगर उसकी डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट बन जाता है तो उसको उनको उसको क्या हिस्सा मिलेगा? द इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, उसको जितना उसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था LLP में वो मिलेगी, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिलेगा माइनस एक्यूमुलेटेड लॉस घटाकर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से हिस्सा मिल जाएगा। ओके, अब 6 पॉइंट ये कहता है अ फॉर्मर पार्टनर और द पर्सन एंटाइटल टू हिज शेयर इन द कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब कि इसको यार आप ब्रैकेट में ही रखो। फॉर्मर पार्टनर या उसका अगर वो इंसॉल्वेंट या डेथ हो जाती है तो उसका जो हायर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसको कोई राइट नहीं होगा, सॉरी, उसको कोई राइट नहीं होगा कि वो इंटरफेयर कर सके मैनेजमेंट ऑफ LLP की मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस कर सके, उसको कोई राइट नहीं होगा। तो ये 6 थे। दोबारा अब एक बार कर लेते हैं कि उसको नोटिस देना पड़ेगा। वो 3 कंडीशन, या तो इंसॉल्वेंट डेथ हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए, डिसोल्यूशन हो जाए, और या फिर इंसॉल्वेंट हो जाए या अनसाउंड माइंड का हो जाए। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि वो पार्टनर की तरह ही लाइबल होगा अनटिल अनलेस जब कस्टमर को पता हो कि नोटिस हो कि वो सीज हो चुका है, या फिर रजिस्ट्रार के पास नोटिस हो कि सीज हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन सब सेक्शन नंबर 4 है कि वो ऑब्लिगेशन उसकी रहती है वो पास्ट एक्टिविटी के कारण जो उसने की थी। ठीक है, फिफ्थ सबसेक्शन कहता है कि उसको जो हिस्सा मिलेगा वो कैपिटल जो उसने कंट्रीब्यूट की थी और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो था, एक्यूमुलेटेड लॉस माइनस करके वो मिलेगा। और 6 पॉइंट था कि वो अब मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन ऑफ अ चेंज इन द पार्टनर्स। ठीक है, अब देखो, अब अगर किसी भी पार्टनर का नेम या एड्रेस चेंज होता है तो LLP जो है वो इन्फॉर्म करेगी, नहीं तो वो जो पार्टनर है वो LLP को इन्फॉर्म करेगा 15 दिन के अंदर अंदर। उसको LLP को इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर उसका एड्रेस या नेम चेंज हो जाता है, और फिर LLP को नोटिस फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के अंदर विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। ठीक है ना, बल्कि इनको 15 दिन में मिलेगा, और 15 दिन बाद मतलब 30 दिन, 3 दिन ऑफ सच चेंज है, ऑफ नोटिस रिसीव नहीं है कि इसको इसने 15वें दिन बुलाया, तो इनके पास सिर्फ 15 दिन ही बचेगी अब कि LLP के पास कि वो रजिस्ट्रार में नोटिस दे। ठीक है, और सीज वाले केस में जो है 30 डेज़ के अंदर पार्टनर देगा, तो यहाँ पर 30 + 30 हो रहा है। यहाँ जो 30 डेज थे उसमें 15 भी आ रहा है। यहाँ जो 30 डेज़ है, पहले 30 डेज़ अलग है और फिर बाद के 30 डेज़ है। यहाँ पर ये सिस्टम है। यहाँ पर ये 30 में से 15 है और ये 30 है। यहाँ पर इसका इंटेंशन हुआ, यहाँ पर ये सीज़ हुआ, और यहाँ पर नोटिस हुआ। यहाँ पर इसका चेंज हुआ। अब इस यहाँ से यहाँ तक इसको LLP को बताना पड़ेगा, और LLP को यहाँ से लेकर यहाँ तक नोटिस देना पड़ेगा। ओके, सो ये था। अब जो नोटिस है वो इन द फॉर्म एंड फीस के साथ, और फॉर्म जो है वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में ही भरा जाएगा।
उसके बाद साइन होएगी डेजिग्नेटेड पार्टनर के और अगर पार्टनरशिप सील है एलएलपी की तो वो भी लग जाएगी, ऑथर ये हो जाएगी। उसके बाद इन इफ़ इट रिलेट टू एन इनकमिंग पार्टनरशिप, अगर अगर चेंज है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर, अगर कोई इनकमिंग पार्टनर है तो स्टेटमेंट बाय सच पार्टनर, तो कि वो पार्टनर स्टेटमेंट देगा कि मैं पार्टनर बन चुका हूँ, साइंड होएगी बाय हिम इन द मैनर, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड। उसके बाद सब सेक्शन नंबर 4 कहता है इफ़, अब ये पनिशमेंट बताती है, अगर इफ़ एलएलपी कॉन्ट्रावेट द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 2 देन ईच डेजिग्नेटेड पार्टनर जो है उसको मिनिमम पनिशमेंट आएगी 2000 से 25,000 तक। और फर्म जो है एलएलपी है अगर एलएलपी कॉन्ट्राडिक्ट करती है तब डेजिग्नेटेड पार्टनर को, क्योंकि एलएलपी की गलती एक तरह से डेजिग्नेटेड पार्टनर की गलतियां ही बताती है कि एलएलपी तो खुद जाने से रही, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर की गलती है तो ईच डेजिग्नेटेड पार्टनर का फाइन लगेगा। लेकिन अगर पार्टनर की गलती के कारण किसी और पार्टनर ने अगर लेट नोटिस दिया उसके कारण एक्ट जो है कंट्राविक्ट हुआ है, तो फिर उस पार्टनर को पनिश किया जाएगा 2000 और 25,000 तक, मिनिमम 2000 और मैक्सिमम 25,000 तक। उसके बाद जो 6 सब सेक्शन है वो कहता है एनी पार्टनर हु सीज टू बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी मे हिमसेल्फ फाइल द रजिस्टर द नोटिस रेफर टू द सेक्शन इफ ही बिलीव दैट रीजनेबल कॉज टू बिलीव दैट एलएलपी मे नॉट फाइल द नोटिस in the registrar. In case such notice shall obtain the confirmation from to this effect from the LLP and where no confirmation is given by LLP within the registrar shall register the notice made by the person। अब देखो, अगर ए बी सी पार्टनर है और बहस होगी, तगड़ी बहस होगी और ए कह रहा है मैं तो निकलूँगा, इसने एलएलपी को भी नोटिस दे दिया और लेकिन इसको पता है कि अब ये दोनों हैं या तो ये बल्कि उसमें आ गए, नखरे में आ गए है, या इसको पता है बस कि ये दोनों अब फर्म के पास नहीं जाएगी कि ये बंदा जा चुका है, ये या तो गलत काम करेगा ऐसा कुछ करेंगे, तो ये खुद ही रजिस्ट्रार के पास जाएगा और बोलेगा वो दोनों तो आने नहीं रहे, अब आप ये वाला नोटिस एक्सेप्ट करो। तो जो रजिस्ट्रार है वो उसका नोटिस जो है वो रख लेंगे और वेट करेंगे और कंफर्मेशन के लिए एलएलपी को एलएलपी से कंफर्म करेगी, ठीक है। अगर एलएलपी ने कोई भी नोटिस फाइल नहीं किया और अगर कोई भी कंफर्मेशन का कोई भी जवाब नहीं आया विद इन 50 डेज़, तो जो रजिस्ट्रार है वो 15 दिन के अंदर अंदर ये वाला नोटिस कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा अपने उसमें, ठीक है। ये वाला पॉइंट बहुत तगड़ा सा है, बड़ी तगड़ी इसकी लैंग्वेज है। अब आ जाते हैं हम एक्सटेंट एंड द लिमिटेशंस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी। अब बताओ लाइबिलिटी किसकी कितनी है, ठीक है। सेक्शन 26 कहता है जो पार्टनर होता है वो एजेंट होता है एलएलपी का, लेकिन वो दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं होता। जैसे पार्टनरशिप एक्ट में ईच एंड एवरी पार्टनर इज़ द एजेंट एंड द प्रिंसिपल ऑफ अदर पार्टनर्स होता है, लेकिन इस केस में नहीं होता। यहाँ सिर्फ जो पार्टनर है वो एलएलपी का ही एजेंट है और दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है, समझ गए। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी,
इसका मतलब है यहाँ म्यूचुअल एजेंसी नहीं है, इस पॉइंट से ये शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन नंबर 27 जो है एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ एलएलपी। तो ये फर्स्ट इसका जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि एलएलपी इज़ नॉट बाउंड टू एनीथिंग डन बाय द पार्टनर इन डीलिंग विद अ पर्सन इफ, इन दो केस में एलएलपी जिम्मेदार नहीं होगी, एलएलपी की कोई लायबिलिटी नहीं होगी। ये दो केस क्या है कि अगर एलएलपी, अगर पार्टनर ने वो काम किया है जिसके पास उसकी अथॉरिटी नहीं है, तो उस एक्ट की के लिए एलएलपी लायबल नहीं होगी। मतलब ए बी सी तीन एक बंदों की एलएलपी थी और ए को अथॉरिटी थी फाइनेंस की, बी को थी मार्केटिंग की, और सी को थी, सी को किसकी थे, सी को थी चलो मैनेजमेंट की। ठीक है, तो ए ने क्या किया, ए ने क्या किया, पोस्टर छपवा दिए, बी का काम कर दिया, जबकि उसके पास अथॉरिटी है ही नहीं। तो अब उस इस एक्ट के लिए अगर लॉस होएगा इसमें तो ए ही लाइबल होएगा, एलएलपी लाइबल नहीं होएगी या ना बी लाइबल होएगा, बी तो हरगिज़ नहीं होएगा लाइबल। ठीक है, ये तो इस पॉइंट से कंफर्म ही होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है द पर्सन नोज दैट ही हैज़ नो अथॉरिटी, एंड है यहाँ पर, देख लो एंड है यहाँ पर और नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब ये दोनों पॉइंट ही सेटिस्फाई होने चाहिए। एक तो पहली बात तो ए ने पोस्टर छपवाए और पोस्टर छापने वाले को ये बात नहीं पता कि ए के पास अथॉरिटी नहीं है या वो या फिर पर्सन को पता है कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है और डज नॉट नो और बिलीव हिम टू बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी। वो उसको, या तो उसको पता है कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है या वो उसको पार्टनर ही नहीं मानता एलएलपी का। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाकर एलएलपी की कोई गलती नहीं होगी, एलएलपी लाइबल नहीं होगी। एक ये सबसेक्शन 2 भी यही कहता है कि सबसेक्शन 2 कहता है कि एलएलपी लाइबल होगी अगर कोई भी पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट कर देता है या ओमिशन कर देता है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी एंड विद इन इज अथॉरिटी। अगर अथॉरिटी के बाहर, औकात के बाहर जाएगी तो एलएलपी लाइबल नहीं है, लेकिन अगर औकात अथॉरिटी के अंदर है और फिर और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है तो एलएलपी लाइबल होएगी पार्टनर की गलती के कारण। और थर्ड कह रहे थे ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी व्हेन एवर अराइज इन द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी सोलली ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। एलएलपी की ऑब्लिगेशन कभी भी पार्टनर की ऑब्लिगेशन नहीं हो सकती। एक पार्टनर की ऑब्लिगेशन दूसरे पार्टनर पे नहीं हो सकती, एलएलपी की दूसरे पार्टनर पे नहीं हो सकती, लेकिन पार्टनर की एलएलपी पे हो सकती है। लेकिन एक्सेप्शंस भी है यहाँ पर, एक्सेप्शंस ये दो है कि ये दोनों चीज़ें नहीं हो। ओके, उसके बाद द लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी शैल बी मेट आउट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एलएलपी। एलएलपी के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसी के नाम से एलएलपी की लाइबिलिटी भरी जाएगी। ठीक है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है टू देयर शेयर्स। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। अब यार ये बड़ा बेकार तरीके से लिख रखा है इन्होंने, यही कह रखा है कि इसी सेक्शन को रेफर कर रखा है कि पार्टनर जो है वो लाइबल नहीं होगा अगर वो रॉन्गफुल एक्ट कर देता है, लेकिन अथॉरिटी के उसके पास अथॉरिटी भी है और उसने बिजनेस के पर्पज़ से किया है और कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन की है तो वो लाइबल नहीं होगा। लेकिन वो लाइबल होगा जब उसने ये दो काम कर लिए। तो ये यही कह रहा है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि पर नॉट लाइबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द ऑब्लिगेशन रेफर टू द सेक्शन 3। ये बोला द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 of 27
shall not affect the personal liability or owing to the but the partner does not permanently liable for the for any other partner। ठीक है, अब ये था लाइबिलिटी का, यहाँ तक हो गया। अब होल्डिंग आउट का मतलब समझ लो, बहुत बार लॉ में यूज़ हो रहा है ये होल्डिंग आउट। तो होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है कि दिखावा, कि अगर एनी पर्सन हु बाय स्पोकन वर्ड, स्पोकन, रिटन और बाय कंडक्ट represent himself knowingly permit himself to be the representative to be the partner of LLP is liable to any person who has on the faith of any such representative give credit to the LLP। उसके अगर कोई भी पार्टनर चुप रहता है, बोलता है या लिख कर देता है, बाय कंडक्ट मतलब चुप रहता है, मतलब कोई भी दूसरा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या दूसरों को अलाउ कर देता है कि मेरे को रिप्रेजेंट कर दो एज अ पार्टनर इन द LLP, कि मैं पार्टनर हूँ LLP में, और अगर वो लाइबल होगा अगर उसके फेथ पे कोई भी गिव क्रेडिट एनी सच रिप्रेजेंटेशन गिव क्रेडिट टू द LLP। ठीक है, अगर ABC पार्टनर है और यहाँ D आया, D पार्टनर नहीं है लेकिन ABC ने शो कर दिया कि D हमारा पार्टनर है, E को शो कर दिया, या फिर D ने खुद ही कह दिया हाँ मैं पार्टनर हूँ लेकिन है नहीं, तो D को पता है या नहीं पता, और E ने इनके साथ डील कर ली कि ये सोचकर कि यहाँ तो ठीक है ये D, क्योंकि D पार्टनर है इनका, तो फिर D रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे D को पता है कि नहीं पता, कि उसके उसकी रिप्रेजेंटेशन पे उसकी रेपुटेशन के लिए उसकी रेपुटेशन क्या वर्ड आएगा, उसकी रेपुटेशन के भरोसे E ने डील कर लिया LLP के साथ। ठीक है, हाउएवर शब्द आ गया तो आंखें खोल लो। हाउएवर when any credit is received by the LLP as the result of such a representation, the LLP shall, without prejudice to the liability of the person representing himself or represented to be the partner, is liable to the extent of credit received by it। और अगर LLP को जो क्रेडिट मिला है, यहाँ पर ये पर्सन क्रेडिट दे रहा है ना, जो भी LLP को क्रेडिट मिला है, LLP उतने क्रेडिट के लिए लाइबल होगी। ठीक है ना, और इसका सबसेक्शन सेकंड कह रहा है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और LLP जो है उसका कंटिन्यूसली उसका नाम पे कंटिन्यूसली डीलिंग करती रहती है, तो वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को लाइबल नहीं बना देती कि A मर गया और BC जो है वो डील करे जा रहे हैं कि हाँ हाँ A के नाम पे, तो अगर कल को कोई लॉस हो गया तो A का रिप्रेजेंटेटिव कोई जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है ना, सेक्शन 30 जो है लिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड वाला केस आ गया, बहुत बहुत बड़ा ये वाला सेक्शन है। हाँ, अगर कोई भी एक्ट
किया गया है एलएलपी या किसी पार्टनर द्वारा, ठीक है, विद द इंटेंशन कि दूसरे क्रेडिटर को डिफ़ॉल्ट करेंगे या किसी और पर्सन को डिफ़ॉल्ट करेंगे या कोई भी फ्रॉड वाली एक्टिविटी करेंगे, किसी का हमारा इंटेंशन ये है एलएलपी का या किसी भी पार्टनर का, तो लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड द पार्टनर हु एक्ट विद इंटेंट टू डिफ़ॉल्ट, तो उस बंदे का या एलएलपी की जो लाइबिलिटी हो जाएगी वो अनलिमिटेड हो जाएगी, वो लिमिटेड नहीं रहेगी, वो अनलिमिटेड हो जाएगी टू all and any debts and the other liability of LLP। मेरे को इसमें ये डाउट है कि सिर्फ उसी क्रेडिटर्स के रिलेटेड ना होएगी ना, आगे शायद पता चल जाए। हाउएवर इन द केस सच लेकिन अगर किसी पार्टनर ने ये काम किया है तो पार्टनर के साथ एलएलपी भी उतना ही एक्सटेंट तक लाइबल होगी, ठीक है, अनलेस अनलेस ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि एलएलपी को कोई नॉलेज नहीं थी इस चीज़ के, इस एक्ट के बारे में, या एलएलपी ने कोई भी अथॉरिटी नहीं दी थी उस पार्टनर को। अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो एलएलपी बच सकती है, वरना पार्टनर के साथ एलएलपी भी लाइबल होगी उतने ही एक्सटेंट तक, ठीक है। इसका सबसेक्शन 2 कहता है वेयर एनी बिजनेस इज कैरीड आउट विद सच इंटेंट और फॉर सच पर्पस मेंशन इन द सेक्शन 1। अगर कोई भी फ्रॉड के लिए बिजनेस हुआ है तो एवरी पर्सन जो है जिसको पता था कि जो पार्टी है वो अपना बिजनेस कैरी कर रही है इन द मैनर फॉर सेट शेल बी, हर एक पार्टनर जो है जिसको पता था, जिसको इस डीलिंग के बारे में पता था, वो उसको पनिश किया जाएगा एक टर्म के लिए जो 2 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और फाइन होएगा 50,000 मिनिमम और 5 लाख तक। लेकिन अगर थर्ड पॉइंट ये कहता है कि अगर ये चीज़ हो चुकी है और कोई पार्टनर कहता है कि इन्होंने किया था, और मैं बता देता हूँ ये इसमें और भी पार्टनर शामिल थे, मतलब कोई भी चिट्ठी कि ये तो सीआईडी वाला सीन हो गया। अगर पार्टनर एविडेंस दे देता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हेल्प करता है, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, वो ये चीज़ है, ठीक है ना, ये पॉइंट कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर आ रहा है कि कोई भी पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या एम्प्लॉय भी आ चुका है यहाँ पर एलएलपी का, अगर ये ऐसी कोई फ्रॉड वाली एक्टिविटी करता है तो बिना किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के वो बंदा, वो पार्टनर चाहे या एम्प्लॉय, वो लाइबल होगा टू कंपनसेट उस पर्सन को जिसे लॉस सफ़र हुआ है या जिसे डैमेज हुआ है, ठीक है, और एलएलपी भी सफ़र करेगी टू द सेम एक्सटेंट। लेकिन एलएलपी बच सकती है अगर ये चीज़ प्रूव हो जाए कि एलएलपी को कोई नॉलेज नहीं थी, वही वाला यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। अब विसल ब्लोइंग है कि कोर्ट या ट्रिब्यूनल में ये चीज़ पेनल्टी वेव की जा सकती है, रिड्यूस हो सकती है, ये वाली दो पेनल्टी वेव की जा सकती है, रिड्यूस की जा सकती है अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय इफ़
इफ़ अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए कि जो पार्टनर या एम्प्लॉई प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, और व्हेन एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय द पार्टनर और द एम्प्लॉई लीड टू LLP और एनी अदर पार्टनर और एम्प्लॉई सच बीइंग एंड दिस एक्ट, ठीक है ना। मतलब या तो कोई सारे के सारे राज खोल दे तो उसकी सज़ा कम की जा सकती है, ठीक है ना। ये लॉ में लिखा है। बड़ा लंबा, बड़ा CID वाला पॉइंट था यार ये तो। उसके बाद नो पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ LLP में डिस्चार्ज, डिमोट, सस्पेंड, थ्रेटन, हराश। हाँ मतलब अगर ये चीज़ किसी ने की तो वो बंदा को कोई भी हक किसी को भी हक नहीं है कि उस बंदे को हराश किया जा सके, सस्पेंड किया जा सके, डराया जा सके या डिस्चार्ज कर दिया जाए। ठीक है। उसके बाद जो है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के बारे में, ये पॉइंट बहुत बड़ा। हाँ जी, तो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर पे आते हैं। सेक्शन 34 कहता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की, मतलब कि अब सारा कुछ हो गया लगभग, कि LLP को साल के अंत में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे डिस्क्लोज करने हैं। तो इससे रिलेटेड सेक्शंस है। तो सेक्शन नंबर 34 क्या कहता है, सब सेक्शन 1 कहता है इसका, द LLP शेल मेंटेन प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट एज मे प्रिस्क्राइब्ड रिलेटिंग टू इट्स अफेयर ईच ईयर फॉर इट्स एग्जिस्टेंस ऑन कैश बेसिस और एक्यूरेट बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग shall maintain the same register at its register office for such period as may prescribe। तो ये कह रहे हैं कि जो जो भी अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है इसके अफेयर से रिलेटेड कैश बेसिस में करो या एक्यूरल बेसिस में, और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग करनी है, और रजिस्टर ऑफिस में मौजूद होनी चाहिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर सच पीरियड एज मे प्रिस्क्राइब। ओके। अब ये सबसेक्शन नंबर 2 कहता है इसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी। अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी का मतलब तो नहीं पता, तो इसमें कह रहे हैं कि एवरी LLP विद इन 6 months ऑफ द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी for the said financial year as the last date of the said financial year in such form as may prescribe and such signed by the designated partner of LLP। तो सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है एक तो, और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, दो चीज़ें बनानी है ये 6 महीने के अंदर अंदर बनानी है, और ये विद डबल कैश बेसिस पे या एक्यूरल बेसिस पे, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए रजिस्टर ऑफिस में रखनी है। ओके। उसके बाद सब सेक्शन नंबर 3 कहता है एवरी LLP शेल फाइल विद इन प्रिस्क्राइब टाइम द स्टेटमेंट ऑफ, ये जो ऊपर बनाई थी, अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी प्रिपेयर्ड परस्यूड अंडर द सब सेक्शन 2 विद द रजिस्टर एवरी ईयर, रजिस्ट्रार को देनी है ये 6 महीने के अंदर अंदर बनाकर, एंड इन सच एंड फॉर्म एंड कंप्लाइड बाय द सच फीस एज मे प्रिस्क्राइब। ठीक है। द अकाउंट ऑफ LLP शैल बी ऑडिटेड अकॉर्डिंग टू द सच रूल्स एज मे प्रिस्क्राइब, जो अकाउंट्स है वो ऑडिट करेगी गवर्नमेंट द्वारा। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय द नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट एग्जाम्प्ट एनी क्लास और एनी क्लास ऑफ LLP फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन। अब ये कह रहे हैं कि जो ऑडिट है वो तो करवाना पड़ेगा LLP को अपने अकाउंट्स का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपने नोटिफिकेशन के द्वारा एग्जाम्प्ट कर सकती है कुछ क्लास, जैसे NRFA जो है जिसने अभी कहा है कि MSME को ऑडिटिंग की ज़रूरत नहीं है।
तो वो चीज़ है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कहता है एवरी LLP विच फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी पनिश्ड विद द फाइन नॉट लेस दैन 25 और which may extend to 25 lakh, sorry 5 lakh, or every designated partner of such LLP shall be punished with not less than 10,000 and which may extend to 10 lakh 1 lakh। ओके, तो ये पेनल्टी पूरे चैप्टर में सबकी अलग अलग है और याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब एनुअल रिटर्न मतलब टैक्स फाइल करने का सिस्टम। तो सेक्शन नंबर 35 कहता है एवरी LLP shall file an annual return duty or authenticated by the registrar within the 60 days of closure of its financial year in such form and manner and accompanied by such fees as may prescribe। ठीक है, तो विद इन 16 डेज के अंदर जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होएगा, जैसे कि 31 मार्च को उन्होंने अपनी एनुअल रिटर्न भर देनी है विद द रजिस्ट्रार। द LLP contradiction from Parliament Act 1932 has prescribed for the filling of annual return in accordance with the Companies Act। This is the new feature of LLP कि जैसे पार्टनरशिप को तो ऐसा कुछ नहीं है, रूल नहीं है, लेकिन LLP को एनुअल रिटर्न बनना पड़ता है एज प्रिस्क्राइब्ड, बल्कि इन अकॉर्डेंस टू कंपनी एक्ट 2013। तो ये भी एक पार्टनरशिप से कॉन्ट्रडिक्ट है थोड़ा। ठीक है, एनी LLP विच फेल टू कंप्लाइंट विद द this section shall be punished with a fine not less than 25,000 but which may extend to 5 lakh। Okay, if the LLP contradict the provision of this section, the designated partner of such LLP shall be punished with the fine not less than 10,000 but which may extend to 1 lakh। Okay, तो ये लिमिट सारी एक पेपर में मैं अभी लिखकर आपको दिखा दूंगा। उसके बाद कन्वर्जन इनटू LLP। अब जो शेड्यूल 1 2 3 था ना, नहीं 1 तो अलग था, 2 3 4। 2 था कि पार्टनरशिप फर्म को LLP में कन्वर्ट करने का। 3 था प्राइवेट कंपनी को LLP में करने का। और 4 था पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी को LLP में कन्वर्ट करने का। तो वही सेक्शन 55 56 और 57 है। तो सेक्शन 55 कहता है firm may be converted into LLP in accordance with the provision of this chapter and the second schedule। सेकेंड शेड्यूल और ये वाला सेक्शन चैप्टर का है इसके अकॉर्डेंस में। अब है प्राइवेट कंपनी में बी कन्वर्टेड इनटू LLP इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड थर्ड शेड्यूल। उसके बाद अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में बी कन्वर्टेड इनटू LLP इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एंड द फोर्थ शेड्यूल। ओके, उसके बाद ये पूरा सेक्शन है रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्सेशन, सेक्शन नंबर 58। मैंने भी बहुत ध्यान से नहीं पढ़ रखा। तो the registration on satisfying the firm that the private company or the unlisted company as the case may be has complied with the provision of section schedule provision of the act, the rule made by the registrar, the document issue a certificate of registration in the form as the registrar may determine the stating that the LLP is on and from the specific date। हाँ, बस ये पॉइंट पहले पॉइंट में ये लिख रखा है कि एक सर्टिफिकेट इशू करेगा रजिस्ट्रार और जो बताएगा कि अब से इस स्पेसिफिक डेट्स पे जो डेट स्पेसिफाई है सर्टिफिकेट पे LLP रजिस्टर हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड सबसेक्शन कहता है the LLP shall within the 15 days of date of register inform the concerned registrar of firm or the registrar of company as the case may be, which may be registered as the provision of Indian Partnership Act।
और द कंपनी एक्ट एज द केस में भी अबाउट द, अच्छा ठीक है, अगर फर्म फर्म कन्वर्ट हुई है या कंपनी कन्वर्ट हुई है तो पार्टनर तो पहले वहाँ पर कन्वर्ट हुई, वो वहाँ पर रजिस्टर हुई होगी कंपनी एक्ट या पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में तो कंपलसरी नहीं है, कंपनी में तो कंपलसरी है ही। तो अगर कंपलसरी में वो ये कंपनी में है तो कंपनी वालों को विद इन 15 days ऑफ रजिस्ट्रेशन इन एलएलपी बताना पड़ेगा कि हमने वहाँ करवा लिया है, आप यहाँ से हमारा कैंसिल कर दो। और ऐसी इंडियन पार्टनरशिप में अगर करवा रखा है तो वहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट कहता है upon such conversion the partner of the firm, the shareholder of a private company and the unlisted company as the case may be, the LLP or to which such firm or such company has converted, the partner of LLP shall be bound to by the provision of various schedule as the case may be. Upon such conversion the partner of the firm, the shareholder of the, हाँ, अब जो एलएलपी है उसके नए पार्टनर कौन बनेगी? अगर कंपनी से या पार्टनरशिप फर्म से एलएलपी बनी है तो एलएलपी के पार्टनर कौन बनेगी? एलएलपी के पार्टनर बनेंगे इसके शेयर होल्डर, और इसके बनेंगे इसके भी पार्टनर, इसके पार्टनर बन जाएंगे। अब आप सोच रहे होगी कंपनी में तो दो कंपनियां होती है, एक होती है अनलिस्टेड और एक होती है लिस्टेड। तो लिस्टेड का तो देखो कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में लिमिटेड पार्टनर होते, लिमिटेड शेयर होल्डर होते हैं, और अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी में भी लिमिटेड होते हैं। तो दोनों इन्होंने लिमिटेड की है कि लिमिटेड, हाँ, क्योंकि आप अनलिस्टेड में वैसे लिमिटेड नहीं होते, लेकिन जो ऐसा वो पब्लिक एज अ होल को उन्होंने नहीं सबमिट की तो एक तरह से लिमिटेड ही होएगी, तो वो सारे के सारे एलएलपी के पार्टनर बन जाते हैं। ओके, upon some conversion on the date of registration, the effect of conversion shall be as such specified in the various schedule as the case. अब इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? Notwithstanding to contain in any law other law for the time being forced in on the date of registration specified in the certificate of register issue under the various schedule as the case may be, there shall be a LLP by the name specified in the certificate of registration registered under this act. ठीक है, all tangible, movable or immovable or and intangible property vested in the firm or the company as the case may be, and all the asset, interest, right, privilege, liability, obligation related to the firm or the company as the case may be, and the whole undertaking of the firm or the company as the case may be transferred to the LLP without further assurance act or deed. तो ये कह रहे हैं सारी की सारी सारे के सारे एसेट, इंटरेस्ट, राइट, प्रिविलेज, लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन और प्रॉपर्टी, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, ठीक है, और होल ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द फर्म वो जो है वो ट्रांसफ़र होएगी एलएलपी में। ठीक है ना, ये इफेक्ट है एक। तो उसके बाद द फर्म और द कंपनी एज द केस में बी डीम्ड टू बी रिजॉल्व एंड रिमूव फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द फर्म एंड द, हाँ, अब वो जो ये यहाँ पर बताया था ना कि 15 days के अंदर अंदर बताना है, वो अब यहाँ पर फर्म और कंपनी से वो नाता काट लेंगे। ठीक है ना, अब एक ही जगह ही एक चीज़ ही उनके रिलेटेड हो सकती है, एक
एंटिटी या तो कंपनी हो सकती है या एलएलपी हो सकती है, दोनों ही तो नहीं हो सकती ना। अब आते हैं फॉरेन एलएलपी पे। सेक्शन नंबर 59 फॉरेन एलएलपी पे बना के छोटा सा है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में रूल फॉर द प्रोविजन इन द रिलेशन टू एस्टेब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर फॉरेन एलएलपी मेड इन इंडिया and carrying on their business therefore may apply for incorporation with such modification as appear in appropriate. The provision of Company Act में भी प्रिस्क्राइब, ये कह रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना दे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द प्रोविजन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लेस ऑफ द बिजनेस within India and carrying of the business therein by applying or incorporating, मतलब कि कुछ चेंजेस ला सकती है। अगर फॉरेन एलएलपी इंडिया में वर्क करना चाहे तो बिल्कुल एज इट इज़ उनको परमिशन नहीं दी जा सकती, कुछ चेंजेस सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। ये इम्पोर्टेंट नहीं था वैसे ज़्यादा, ये मेरे को पहले भी पता था। क्योंकि अब है वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 63 कहता है कि वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन के बारे में बताता है कि कब कब होनी चाहिए। द वाइंडिंग अप ऑफ द एलएलपी मे बी ईदर वॉलंटरी और बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल मतलब बाय कोर्ट, एंड द एलएलपी सो वुड मे बी डिसॉल्व्ड। कि एलएलपी अपने आप को ही वॉलंटरी कह सकती है कि मैं डिसॉल्व होना चाहती हूँ, या कोर्ट कह सकता है कि चलो आपको डिसॉल्व करने का वक्त आ गया है, ठीक है, तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, सर्कमस्टांसेस अब बता रखे कि कब कोर्ट कहेगा, कब ट्रिब्यूनल कहेगा जब कि बंद करो एलएलपी को। सबसे पहले तो एलएलपी खुद ही जाए, कि एलएलपी खुद ही डिसाइड करे कि वो ट्रिब्यूनल के द्वारा बंद हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि फॉर द मोर देन 6th मंथ नंबर ऑफ पार्टनर इन द एलएलपी रिड्यूस बिलो 2 months। बिलो सॉरी बल्कि 2 पार्टनर होने चाहिए ना मिनिमम। हमने पहले पढ़ा था, पहले तो ये इफेक्ट देखा नहीं था, लेकिन अब है कि अगर 2 या 2 से कम हो जाए तो इसमें लिखा था, पहले लिखा था, दिखाऊँ आपको, पहले लिखा था अगर तो जो ऑब्लिगेशन होएगी वो पर्सनली लाइबल होएगी उसी बंदे द ओनली पार्टनर के द्वारा लाइबल पर्सनल होएगी। लेकिन यहाँ कहीं भी ये बात नहीं लिखी थी कि वाइंड अप हो जाएगी। यहाँ पर हमने ये बात देख ली कि अगर 6 महीने से ज़्यादा एक बंदा चला रहा है तो वाइंड अप हो जाएगी टर्मिनल दोबारा। अगर एलएलपी इंसॉल्वेंट बन जाती है, अपने डेब्ट्स नहीं पे करती, तो भी हो सकता है। इफ़ एलएलपी हैज़ एक्टेड अगेंस्ट इट्स इंटरेस्ट ऑफ सॉल्वेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, अगर अगर उसने कुछ एक्ट किया है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवर्निटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर, उसने ये 2 काम किया है। अगर कुछ भी एक्ट किया है अगेंस्ट द सॉल्वेंसी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पहला, या फिर सिक्योरिटी ऑफ अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर, तो उसका वो एक सेकंड, तो वो वाउंड अप हो जाएगी कोर्ट द्वारा। इफ़ द एलएलपी हैज़ मेड इन फॉल्ट इन फिलिंग द रजिस्टर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट और द एनुअल रिटर्न फॉर एनी 5 consecutive फाइनेंशियल ईयर, अगर 5 सालों तक 5 कंसेक्यूटिव ईयर तक 5 सालों तक अगर उसने कुछ भी डिफ़ॉल्ट किया है इन द लाइक इन द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सॉल्वेंसी, जो इसको बनाने होती है, और एनुअल रिटर्न पे, ये 2 चीज़ें
5 सालों तक कुछ ना कुछ इसने डिफ़ॉल्ट किया है तो कोर्ट कह सकता है भाई बंद करो। इफ़ द टर्मिनल इन द ऑप्शन दैट जस्ट एंड इक्विबलम दैट इट इज़ जस्ट एंड इक्विटेबल दैट द LLP, अगर उसको लगता है कोर्ट को लगता है तो भी वो LLP को ऑर्डर कर सकता है बंद करने के लिए। रूल्स फॉर द वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविज़न बना सकती है मेक रूल्स फॉर द प्रोविज़न इन रिलेशन टू द फाइंडिंग अप एंड द डिसोल्यूशन ऑफ LLP। उसके बाद अब लास्ट में आ जाता है मिसलेनियस। सेक्शन 66, 67, 68 और 69 जो है मिसलेनियस सेक्शन है। मैंने भी अब तक नहीं पढ़ी है, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो रहा है। इसमें 7 क्वेश्चन है कुछ, ये मैं आपको अभी मैं इस वीडियो के बाद लिख कर दिखा दूँगा। मिसलेनियस में कह रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर विद LLP। सेक्शन 66 कहता है अ पार्टनर में लैंड मनी और transact other business with the LLP and has the same right and the obligation with respect to the loan and अगर कोई पार्टनर मनी लैंड कर रहा है या कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है बिजनेस ऑफ LLP के साथ, तो फिर उसके सेम राइट और ऑब्लिगेशन होगी जो कि एक दूसरे पर्सन की होती है जो कि पार्टनर नहीं होता। तो मतलब कि उसके अगर वो पार्टनर अगर लैंड करेगा तो वो लोन की तरह ट्रीट होएगा, और अगर कोई और ट्रांजैक्शन करेगा तो अदर ट्रांजैक्शन की तरह ट्रीट होएगा अगर किसी और पर्सन जैसे कि कोई और पर्सन करता है जो कि पार्टनर नहीं है। ओके, तो डिस्टर्बेंस के लिए माफ़ी। अब सेक्शन नंबर 67 बहुत बड़ा सेक्शन लग रहा है। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविज़न ऑफ द कंपनी एक्ट की कंपनी एक्ट के प्रोविज़न के लिए मैंने पढ़ा नहीं अब तक ये सेक्शन। वैसे एप्लीकेशन की कंपनी एक्ट के जो प्रोविज़न्स है उसकी एप्लीकेशन क्या होगी LLP पे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई बाय द डायरेक्टर दैट द प्रोविज़न ऑफ स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कर सकती है ऐसा अपने नोटिफिकेशन द्वारा कि वो डायरेक्ट कर दे एनी प्रोविज़न ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 जो कि अब कंपनीज एक्ट 2013 बन चुका है। स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन shall apply to any LLP or shall apply to any LLP with such exception, modification and adaptation as the case as may specified in the notification। कि जो कंपनी एक्ट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दो, उसमें से कुछ हटा दो या उसमें से कुछ लगा दो, या फिर उसको एज इट इज़ कर दो, अप्लाई कर दो LLP पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीज़ कह सकती है। सब सेक्शन नंबर 1 तो यही कहता है। अब सब सेक्शन नंबर 2 कहता है अ कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन प्रपोज्ड इज इशूड अंडर द सेक्शन 1। जो भी कॉपी होएगी नोटिफिकेशन की, जो यहाँ पर अगर डायरेक्शन का जो भी नोटिफिकेशन होएगा, शैल बी लेड इन ड्राफ्ट बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वाइल इट इज़ इन सेशन। हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मंजूरी उसको लेनी पड़ेगी फॉर द टोटल पीरियड ऑफ 30 days विच में बी कंप्राइज इन 1 सेशन और इन 2 और मोर सच सेक्शन। ये मेरे को समझ नहीं आया कि मतलब कि 30 days के लिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट पे उसको ड्राफ्ट करना पड़ेगा। अब ड्राफ्ट का मीनिंग मेरे ख्याल से तो यही होता है, रखना पड़ेगा बीच में कंप्राइज। जो 30 days या तो 1 सेशन का हो सकता है, 2 का भी हो सकता है और मोर का भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, इफ़ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन इमीडिएट फॉलोइंग द सेशन और द ट्रांसफर successive section afford both house agree in the disapproving the issue of notification or both house agree in making any modification in the notice।
the notification shall be issued or as the case shall not be issued or the as case may be, और कि अगले सेशन के बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन इमीडिएट फॉलोइंग, ठीक है, कि जो सेशन चल रहा है उसके एंड से पहले, ठीक है ना, सेशन मेरे को पता नहीं पार्लियामेंट में क्या होती है, सेशन कितने डेज की होती है, तो जो जितना भी सेशन चल रही है, जो भी सेशन चल रहा है उसके एंड से पहले पहले अगर दोनों हाउस, बोथ हाउस, शायद लोकसभा और राज्यसभा की बात कर रही है, अपना अप्रूवल दे देते हैं या अपना अप्रूवल दे देते हैं उस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, तो वो नोटिफिकेशन इशू होएगा या नहीं होगा ऐसा केस में भी, समझ गए। बल्कि बोथ हाउस को 30 दिन का वक्त दिया जाता है कि आप अपना बता दो कि आपको एग्री करना है या डिसएग्री करना है, ये लिख रखे हैं सेकंड पॉइंट में। शैल बी इशूड ओनली सच नोटिफिकेशन एट द, एक सेकंड shall be issued only in such modified form as the case may be agreed upon by the both houses। बल्कि हाँ, बल्कि जो अगर मॉडिफाई करना है तो मॉडिफिकेशन तभी इशू होएगी जो कि बोथ हाउसेस द्वारा एग्री की जाएगी, ओनली सच मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक जैसे हमने शायद इससे रिलेटेड होगा, ये जो हमने ये चीज़ पढ़ी थी हमने, इससे रिलेटेड हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में। इसमें लिखा है एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड, रिकॉर्डेड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, बल्कि जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट है, अकाउंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी है, वो अगर जो भी रिक्वायर होता है कि फिल करने का, रिकॉर्ड करने का, और रजिस्टर अंडर दिस एक्ट में बी फिल्ड, रिकॉर्डेड और रजिस्टर्ड इन सच एंड मैनर टू सच कंडीशन एज में प्रिस्क्राइब। तो उस एक्ट में कंडीशंस और मैनर दे रखा है, उन्हीं कंडीशंस को फॉलो कर रिकॉर्ड होगा, फिल होगा और रजिस्टर होगा। अब सबसेक्शन नंबर 2 कहता है कॉपी और द एक्सटेंशन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फिल विद और सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार इज सप्लाइड और इशूड बाय द रजिस्ट्रार सर्टिफाइड थ्रो अफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर, बल्कि रजिस्ट्रार ही इसको इशू करेगा, कंपनी का या पार्टनर, ये एलएलपी या पार्टनर्स का कोई रोल नहीं है इसमें। इशूड बाय द supplied and the issued by the registrar and certified through the affixing digital signature as per the Information Technology Act 2000 to be true copy and the exact of such document, जो कि ट्रू कॉपी होनी चाहिए, वही होनी चाहिए, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता रजिस्ट्रार। इन द प्रोसीडिंग बी एडमिसिबल एज द एविडेंस एज ऑफ equally valid with original document। तो जो कॉपी है और द एग्जैक्ट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, या तो कॉपी या तो एग्जैक्टली वही डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली फिल्ड होना चाहिए, फाइल्ड, सबमिट टू रजिस्ट्रार और इशूड टू द रजिस्ट्रार। इशू, सबमिट, फाइल जो भी करवाना है वो रजिस्ट्रार ही करवाएगा अपने डिजिटल सिग्नेचर लगवाकर अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, और वो चीज़ मानी जाएगी एज अ ट्रू कॉपी। वो ट्रू कॉपी या एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट वो एविडेंस होगा कि जो कि इक्वली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के इक्विटेबल होएगा वो एविडेंस। ओके, कि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो। अब सबसेक्शन नंबर 3 कहता है एनी इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द रजिस्ट्रार दैट इज सर्टिफाइड थ्रो रजिस्ट्रार थ्रो अफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर टू बी अ ट्रू एग्जैक्ट फ्रॉम द और सबमिटिंग बाय द इफ एनी प्रोसीडिंग। और ये कह रहे हैं कि एनी इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द रजिस्ट्रार दैट इज सर्टिफाइड बाय द रजिस्ट्रार थ्रो अफिक्सिंग डिजिटल सिग्नेचर is to be the true exact from the document filled or submitted in any proceeding, be admissible as evidence and be presumed unless the evidence to the contract is adopted
टू बी ट्रू एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ द सच स्टेटमेंट, कि वो कहे कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो रजिस्ट्रार ने सप्लाई किया है और जो सर्टिफाइड है रजिस्ट्रार द्वारा बाय डिजिटल सिग्नेचर, और जो कि टू एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट के टू एग्जैक्ट है, वो एक एविडेंस माना जाएगा किसके टू एग्जैक्ट, बल्कि की ये चीज़ है अनलेस द एविडेंस टू कॉन्ट्रैक्ट इज़ एडक्टेड। एडक्टेड मतलब शायद कि वो भी एक वो भी जैसे कि वो भी इन्होंने वो किया है, इशू किया था, क्योंकि दो एक कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ें इशू कर दी। अनलेस तब तक जो एविडेंस है, ये वाला एविडेंस, ये जो कॉपी इन्होंने डिजिटल सिग्नेचर द्वारा इशू की है, ई फिल की है, इलेक्ट्रॉनिकली फिल की है, वो एविडेंस माना जाएगा एज अ ट्रू एग्जैक्ट फ्रॉम सच, ठीक है, फ्रॉम सच डॉक्यूमेंट। अब सेक्शन नंबर 69 कहता है पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। Any document or the return required to be filled or registered under this act with the registrar. If not filled or registered in the time provision, there may be or registered after the time upon the 300 days from the date within which it should be filled, or payment should be of additional fee of ₹100। तो ये तो रजिस्ट्रार के ऊपर लगना चाहिए ना। एडिशनल फी ₹100 एवरी डे ऑन सच डिले पेबल विथ सच डॉक्यूमेंट और रिटर्न। कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी रिटर्न जो है रिक्वायर है कि जो फिल किया जाए या रजिस्टर किया जाए अंडर दिस एक्ट, वो फिल होएगा या रजिस्टर होएगा अप टू द पीरियड ऑफ 300 डेज, और 300 डेज के अंदर नहीं हुआ तो एडिशनल फ़ी लगेगी ₹100 की पर डे ऑन सच डिले। हाउएवर सच डॉक्यूमेंट और रिटर्न विदाउट टू एनी prejudice to any other section or liability under this act also may be filled however such document or return may without the prejudice to any other action or liability under this act also may be filled after such period of 300 days on the payment of fee and the additional fee specified in this section। कि ये सेक्शन नहीं बताता कि रजिस्टर करना है या डॉक्यूमेंट रिटर्न फाइल करनी है। अगर वो भी डिले कर दी 300 पे, तो उस पर एडिशनल फी स्पेसिफाई होगी। ये चीज़ क्या लिखी है मेरे को समझ नहीं आई, ये चीज़ मेरे को ना ठीक से समझ नहीं आई। इम्पोर्टेंट है भी नहीं बहुत ज़्यादा ये, इस पे मैंने क्वेश्चन देखे थे इसकी, इस मिसलेनियस में से कोई भी क्वेश्चन नहीं है। अब डिफरेंस है एलएलपी और पार्टनरशिप और एलएलपी ऑफ और कंपनी के बीच में। उसके बाद ये है, तो ये देख लेते हैं। तो एलएलपी और पार्टनर के बीच में पहले मैं खुद ही डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करूँगा। रेगुलेटिंग एक्ट जो है एलएलपी 2008 है,
और कंपनी में वैसे तो कोई एक्ट नहीं है रेगुलेटिंग एक्ट, कंपनी में वैसे तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है, लेकिन जो द पार्टनरशिप एक्ट 1956 है, 1932 है, वो सॉरी 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 1956 तो कंपनी एक्ट पुराने वाला था। उसके बाद बॉडी कॉर्पोरेट एलएलपी होती है, लेकिन ये नहीं होती। सेपरेट लीगल एंटिटी एलएलपी होती है, लेकिन पार्टनरशिप नहीं हो सकती। उसके बाद क्रिएशन, ये क्रिएटेड बाय द लॉ होती है और ये क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट होती है। इट इज़ क्रिएटेड बाय द लीगल प्रोसीजर कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट। देखा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन, इसकी मैंडेटरी होती है, इसकी मैंडेटरी नहीं होती, ये वॉलंटरी है, ठीक है। उसके बाद परपेचुअल सक्सेशन इसमें होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेम। इसके एंड में एलएलपी लगाना पड़ता है, इसके एंड पे कुछ नहीं लगाना पड़ता, नो कोई भी गाइडलाइन नहीं है। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो है इनकी लिमिटेड होती है, इनकी अनलिमिटेड होती है। म्यूचुअल एजेंसी इसमें नहीं होती बिटवीन द पार्टनर्स, और इसमें होती है डेजिग्नेटेड पार्टनर, इसमें एटलीस्ट 2 होने चाहिए, इसमें कोई भी प्रोविज़न नहीं है डेजिग्नेटेड पार्टनर का। कॉमन सील ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसमें अच्छा पार्टनरशिप में कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है कॉमन सील का, लेकिन इसमें वो कर सकते हैं, में है, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद लीगल कॉम्प्लाइंसेस में आ जाता है ओनली डेजिग्नेटेड का है, सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर ही रिस्पॉन्सिबल है, इसमें ऑल द पार्टनर्स है। एनुअल फिलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट में एलएलपी को एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, ये 3 चीज़ें रिक्वायर फाइल करनी पड़ती है। पार्टनरशिप को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ फाइल करने की। उसके बाद फॉरेन एलएलपी, जो फॉरेन पार्टनरशिप जो फॉरेन नेशन की एलएलपी है वो भी पार्टनर बन सकती है एलएलपी में, फॉरेन नेशंस, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा कुछ नहीं है, पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअली बन सकते हैं। माइनर एज अ पार्टनर, माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, माइनर कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द, हाँ इसमें भी हो सकता है। अब कंपनी से कैसा अलग है, रेगुलेटिंग एक्ट है, इसमें ये है, ठीक है। मेंबर्स जो है इसमें मिनिमम 2 चाहिए होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है ना। एक मिनट, कहाँ गया, अच्छा एक मिनट। जो कंट्रीब्यूट करे उसे पार्टनर कहते हैं। इसमें जो अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, ये ना बेसिस ही गलत है। इन्वेस्टर, अब इन्वेस्टर को क्या कहते हैं, जो इन्वेस्टर करे उसे पार्टनर कहते हैं एलएलपी में, और कंपनी में उसे शेयर होल्डर कह देते हैं, उसे मेंबर नहीं कहते। अच्छा, उसे भी मेंबर कह देते हैं, उसे मेंबर कहते हैं, उसे मेंबर कहते हैं, जो इन्वेस्ट करे उसे मेंबर कहते हैं। उसके बाद इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, इसमें एग्रीमेंट के तहत होता है, और इसमें बाय द कंपनी एक्ट के द्वारा इसमें ये चीज़ होती है, गाइडेंस। नेम जो है इसमें एलएलपी लगाना ज़रूरी है, इसमें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी है। इसमें नंबर ऑफ़ पार्टनर मैक्सिमम अनलिमिटेड है, और मिनिमम 2 डेजिग्नेटेड चाहिए, और 2 तो मिनिमम चाहिए पार्टनर, ठीक है ना। और इसमें मिनिमम जो है 1 पर्सन में 1 ही हो सकते हैं, और मैक्सिमम भी 1 हो सकती है। प्राइवेट में 2, और मैक्सिमम में 200 लिमिट है। और इसमें पब्लिक में 3 है शायद, पब्लिक में 7 मेंबर्स है, पब्लिक में 7 मेंबर्स की ज़रूरत होती है, और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, इसमें लिमिटेड होती है, और इसमें भी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ, अनपेड ऑन द शो, बस दोनों ही, ये कोई डिफरेंस की पहली तो बात नहीं है, दोनों क्योंकि लिमिटेड ही होती है। मैनेजमेंट जो है ये डेजिग्नेटेड पार्टनर द्वारा मैनेज होता है, ये डायरेक्टर द्वारा मैनेज होता है।
मिनिमम नंबर ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर 2 होते हैं इसमें। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसमें 3-7 का कॉन्सेप्ट है, नहीं 2-3। इसमें प्राइवेट में 2 चाहिए होते हैं, उसमें 3 चाहिए होते हैं। इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और अब जो कि इसकी एक्सरसाइज है ये मैं आपको लिख कर बताऊँगा। 7 क्वेश्चन है आज के आज ये 7 क्वेश्चन अपलोड कर दूँगा मैं, और कंपनी शुरू करेंगे। ओके बाय।